हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मयंक एजुकेट्स। और आज हम ज्योग्राफी का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। हम इस लेक्चर में आज सन के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि सन में कितनी लेयर्स हैं, सन का स्ट्रक्चर कैसा है और उन लेयर्स में क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या उन एक्टिविटीज़ का अर्थ के ऊपर कोई इम्पैक्ट है, अगर इम्पैक्ट पड़ता है तो वो इम्पैक्ट कैसा है। तो इस वीडियो से आपको सन की पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यह हमारे सन का फिगर है, ठीक है। और सन की अगर हम कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करें तो सन को सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम के रूप में हम जानते हैं, ठीक है। और साथ में ये सन जो है हमारे सोलर सिस्टम के एक स्टार के रूप में भी काम करता है, बिकॉज हमारे सोलर सिस्टम में ये एक लाइट सोर्स का काम करता है, ठीक है। तो ये इकलौता ऐसा लाइट सोर्स है हमारे सोलर सिस्टम में जो प्रेजेंट है, ठीक है। और ये स्टार होने के साथ साथ हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट हेवनली बॉडी या लार्जेस्ट स्ट्रक्चर भी है। इसके अलावा इसकी जो लेयर्स है या जो इसका स्ट्रक्चर है उसको हम मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर और दूसरा है इसका एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो हम इसके दोनों पार्ट्स को डिफरेंट वेज में सेग्रीगेट कर देते हैं। इंटरनल में जहाँ इसकी 3 लेयर्स आती हैं तो वहीं एटमॉस्फेयर में इसकी 4 लेयर्स आती हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बेसिकली सन जो है वो 7 लेयर्स में टोटली डिवाइडेड है, ठीक है। अब इन्हीं 7 लेयर्स के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे और फिर हम समझेंगे कि भाई ये सन पूरा जो है वो कैसे फंक्शन करता है। अभी फिलहाल मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि हमें स्पेस मिल जाए थोड़ा समझने के लिए। ये हमारे एक सन का डायग्राम है और इसमें सन ऑलरेडी डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड है। जो हमारा इनर मोस्ट लेयर है, दिस इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सन इज नोन एज कोर, ठीक है। अब ये जो कोर का पार्ट है ना, ये कोर का पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सन के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि यही कोर है जहां से सन की पूरी एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। यही वो कोर है जहां से सन की एनर्जी जनरेट होती है। कैसे जनरेट होती है? इस कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन चल रही है, ठीक है। अब करेंटली अगर हम सन की कॉम्पोजिशन को देखें तो सन की कॉम्पोजिशन में ऑलमोस्ट 73% हाइड्रोजन और लगभग 25% हीलियम की प्रेजेंस है। इसके अलावा 2% में अदर गैसेस और मेटल्स भी आते हैं। तो 73% हाइड्रोजन और 25% जो हीलियम है, यही हमारे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का पार्ट है। कैसे? अब ये जो हमारा हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का एक आइसोटोप जिसका नाम है ड्यूटेरियम, ये सन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यही हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है, या हम कह लें एग्जैक्टली हाइड्रोजन जो है, यही हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करता है और 2 लाइट एलिमेंट्स कंबाइन करके एक हैवियर एलिमेंट हीलियम की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इसी रिएक्शन को हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। अब ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में बहुत सारा मास है जो लॉस हो जाता है, ठीक है। और ये जो मास लॉस है यही कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। तो ये सन की बेसिकली एनर्जी है और यही एनर्जी सन को चला रही है, सन को लाइट देती है और यही एनर्जी लाइट और हीट एनर्जी के रूप में अर्थ तक भी आ रही है। तो हम लोग जो सन की एनर्जी को अर्थ पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो एनर्जी असल में सन के कोर में जनरेट होती है बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। सो दिस इज हाउ द कोर पार्ट ऑफ सन फंक्शंस। अब इस कोर के बाद जो हमारी आउटर लेयर है उसको हम रेडिएटिव जोन कहते हैं, ठीक है। दिस इज द सेकेंड लेयर ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, जिसमें इंटीरियर मोस्ट लेयर हमारी कोर थी और उसके बाहर वाली जो लेयर है उसे हम रेडिएटिव जोन कहते हैं। अब इसे हम रेडिएटिव जोन क्यों कहते हैं? क्योंकि कोर में जो एनर्जी का जनरेशन हो रहा है उस एनर्जी को अब सन के बाहर तक पहुंचाना है। और सेकेंड लेयर यानी जो हमारी रेडिएटिव जोन है, यहाँ पे हमारा जो हीट का ट्रांसफर है वो रेडिएशन के मेथड से होता है।
सो ये रेडिएटिव जोन जो है ये कोर की एनर्जी को रेडिएशन के मेथड से, या जो हमारा हीट ट्रांसफर का जो मेथड होता है रेडिएशन, उस मेथड का इस्तेमाल करके हमारे आगे की लेयर्स में पास ऑन करता है। सो हमारे जो कोर की एनर्जी है वो पहुंचती है रेडिएटिव जोन में बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। अब रेडिएटिव जोन अपनी लेयर में इसको हीट को आगे ट्रांसफर करता है, एंड फिर हमारी आती है रेडिएटिव जोन के बाद वाली लेयर जिसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्शन जोन। ठीक है, कन्वेक्शन जोन। अब इसको हम कन्वेक्शन जोन क्यों कहते हैं? जिस तरह से रेडिएटिव जोन रेडिएशन का यूज करके हमारी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है ना, उसी तरह से जो हमारा कन्वेक्शन जोन है वो कन्वेक्शन प्रोसेस का यूज करके अपनी हीट को ट्रांसफर करता है अपनी लेयर में। अब कन्वेक्शन का प्रोसेस आपको पता ही होगा क्या होता है। कन्वेक्शन के प्रोसेस में ये जनरली लिक्विड्स या फ्लूइड्स में होता है। ठीक है, तो फॉर इंस्टेंस दिस इज वाटर एंड इट इज बीइंग बॉइल्ड। तो जब हम इसे बॉयल करते हैं तो इसमें नीचे के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, उन पे जब हीट पड़ती है तो वो गर्म हो जाते हैं। गर्म होने के बाद वो ऊपर राइज करते हैं और ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ठंडे वाले वो सिंक कर जाते हैं नीचे। तो एक इस तरह की बेल्ट एक फॉर्मेशन होती है जिसको हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं। तो इस तरह के कन्वेक्शन करंट्स हमारे इस बेल्ट में मिलते हैं या इस लेयर में मिलते हैं सन की, जिसे हम कन्वेक्शन जोन कहते हैं। सो दीज आर द 3 इंटरनल लेयर्स ऑफ द सन। फर्स्ट वन इज द कोर, और इसी कोर में सन की एनर्जी जनरेट हो रही है बाय द मींस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, जहाँ पे हाइड्रोजन के लाइटर एलिमेंट्स कंबाइन करके हीलियम की फॉर्मेशन कर रहे हैं। द सेकेंड लेयर इज द रेडिएटिव जोन, जहाँ पे यही कोर में जनरेटेड हीट रेडिएशन के मेथड से जो है फर्दर लेयर्स में ट्रांसफर होती है, या हीट ट्रांसफर हीट लूज कर रहा है सन अपनी। एंड थर्ड लेयर इज द कन्वेक्शन जोन, जहाँ पे जो हीट ट्रांसफर है वो कन्वेक्शन के मेथड से होता है। सो दीज आर द इंटीरियर लेयर्स ऑफ द अर्थ। नाउ कमिंग ऑन to the further part which is about the atmosphere of the sun। और मैंने आपको बताया कि जो सन का एटमॉस्फेयर है इसमें 4 लेयर्स एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, 4 लेयर्स है टोटल। अब ये 4 लेयर्स जो है इनमें सबसे पहली जो हमारी लेयर है, ये ऑरेंज पार्ट जो आपको दिख रहा है, मैं इसे येलो कलर से मार्क कर देता हूं। ये जो ऑरेंज कलर आपको दिख रहा है, दिस इज नोन एज फोटोस्फीयर। ठीक है, ये हमारी फोटोस्फीयर की लेयर है जो एटमॉस्फेयर का पार्ट है। ठीक, अब फोटोस्फीयर लेयर का काम क्या है? सन की जो लाइट है वो हमें इसी लेयर की वजह से विजिबल हो पाती है। ठीक है, इसकी थिकनेस अराउंड 500 किलोमीटर्स की है, और यहां पर जो सन का टेम्परेचर है, और यहां पर जो सन का टेम्परेचर है वो लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब वैसे देखने में आपको यही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फोटोस्फीयर जो लेयर है ये सन की सबसे कूलेस्ट लेयर होती है। ठीक है, ये सन का सबसे कूलेस्ट जोन है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं इंटीरियर की, तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है। इसके कंपैरिजन में ये टेम्परेचर कुछ भी नहीं है। तो 5500 डिग्री सेल्सियस जो है हमारे फोटोस्फीयर का टेम्परेचर है। और ये जो पार्ट है सन का, ये जो लेयर है सन की, यहीं पर हमारे सन स्पॉट्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, सन स्पॉट्स भी पाए जाते हैं। अब सन स्पॉट्स क्या होते हैं, ये देखो आप देख सकते हो, ये जो डार्क स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं सन के ऊपर, इसे हम सन स्पॉट्स कहते हैं। ठीक है, ये वाले जो मैं येलो से मार्क कर रहा हूँ, ये जो डार्क स्पॉट्स है इन्हें हम सन कहते हैं। अब ये क्यों सन स्पॉट्स पड़ते हैं? तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा कि ये डार्कर रीजन्स है सन के। ठीक है, और रिलेटिवली कूलर रीजन्स भी होते हैं सन के। तो ये सन स्पॉट्स जो है ये डार्कर भी है और कूलर भी है, एंड ये सन स्पॉट्स अर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सिंस दे आर डार्कर एंड कूलर रीजन्स, सो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अर्थ। ठीक है, अब ये बनते क्यों हैं? ये बनते हैं सन की इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ये बनते हैं सन की इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो सन की जो मैग्नेटिक फील्ड है
उसमें जो एनोमलीज होती है, उसमें जो डिफरेंसेस आते हैं, उसकी वजह से सन पे कुछ डार्कर स्पॉट्स क्रिएट हो जाते हैं और वहाँ पे जो सन का टेम्परेचर है वो रिलेटिवली कम होता है। तो इससे अर्थ पे का टेम्परेचर्स पे क्या फर्क पड़ता है? अगर सन स्पॉट्स ज़्यादा होंगे तो अर्थ पे जो टेम्परेचर्स है वो रिड्यूस हो जाएंगे, और अगर सन स्पॉट्स कम होंगे तो अर्थ पे जो टेम्परेचर्स है वो हायर हो जाएंगे। सो बेसिकली ये वो प्लेसेस हैं, सन स्पॉट्स वो जगह हैं जो सन के टेम्परेचर को रिड्यूस करने में या अर्थ के एवरेज टेम्परेचर्स को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लेयर, दिस पार्ट which is known as क्रोमोस्फियर। अब ये क्रोमोस्फियर जो है ना, ये एक डिम रिंग की तरह दिखता है फोटोस्फियर के बाहर। ठीक है, फोटोस्फियर के बाहर एक डिम रिंग की तरह दिखता है, और इसको सिर्फ और सिर्फ सोलर इक्लिप्स के दौरान ही देखा जा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि चूंकि ये फोटोस्फियर के बाहर एक डिम रिंग की तरह है, तो जिस टाइम पर सोलर इक्लिप्स होता है तो उस टाइम पे हमारा फोटोस्फियर जो है वो पूरी तरह से वैनिश हो जाता है, और जब फोटोस्फियर पूरी तरह से वैनिश होता है उस समय पर हम लोग क्रोमोस्फियर को अच्छे से देख पाते हैं। सो क्रोमोस्फियर इज बेसिकली विजिबल ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स पार्ट व्हेन द फोटोस्फियर इज कंप्लीटली हिडन। ठीक है, इसके बाद हमारा सबसे लास्ट पार्ट आता है कोरोना। ठीक है, कोरोना जो है वो हमारे सन के एटमॉस्फेयर की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, अब ये कोरोना लेयर जो है ये क्रोमोस्फियर के ऊपर पाई जाती है। ठीक, और आउटर मोस्ट लेयर के साथ साथ कई एग्जाम्स में जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सन के एटमॉस्फेयर को क्या कहते हैं, तो उसके आंसर में भी कोरोना ही लिखा जाता है, बिकॉज एटमॉस्फेयर की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो कोरोना कहलाती है। तो इसीलिए सन के एटमॉस्फेयर का अगर क्वेश्चन आता है तो सन के एटमॉस्फेयर का नाम क्या है? तो वैसे तो सन का एटमॉस्फेयर मैंने आपको बता दिया कि 4 डिफरेंट कैटेगरीज में या 4 डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड है, लेकिन सन का जो अगर एक आंसर अगर आपसे पूछा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कि सन के एटमॉस्फेयर को क्या कहते हैं, तो दैट आंसर विल ऑलवेज बी कोरोना। ठीक है, अब ये कोरोना की एक खास बात है। कोरोना की खास बात क्या है कि इसका जो टेम्परेचर है वो 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक जाता है। अब जैसा कि आप जानते हो कि भाई एनर्जी जनरेट तो कोर में हो रही है, और कोर से बाहर आते आते जो हमारे टेम्परेचर्स हैं वो थोड़े डाउन हो रहे हैं, लेकिन ये कोरोना का टेम्परेचर 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस कैसे है, इसका रीज़न आज भी अननोन है। साइंटिस्ट इसका रीज़न जो है खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका रीज़न जो है मिला नहीं है। मे बी फर्दर स्टडीज़ या फर्दर एक्सपेरिमेंट्स में जो इसका रीज़न है वो निकल कर सामने है, बट अभी के लिए इट इज़ अननोन कि वाई कोरोना हैज़ टेम्परेचर्स अप टू 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कि हमारा जो सन है ना, ये लगातार सोलर विंड्स या सोलर फ्लेयर्स दोनों एमिट कर रहा है लगातार। ठीक है, अब ये सोलर विंड्स या सोलर फ्लेयर्स क्या होती है? सोलर विंड्स, हमारा जो सन है ये लगातार एनर्जी से भरे हुए चार्ज्ड पार्टिकल्स को बेहद हाई वेलोसिटी के साथ रिलीज करता है। तो ये जो हाई वेलोसिटी के साथ रिलीज है एनर्जी और चार्ज्ड पार्टिकल्स का जो हाई एनर्जी के साथ जो रिलीज होता है, इसी को हम लोग सोलर विंड कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग सोलर विंड कहते हैं। अब ये जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स का रिलीज है इसे हम सोलर विंड कहते हैं, लेकिन जब मैग्नेटिक एनर्जी का सडन रिलीज होता है तो मैग्नेटिक एनर्जी के सडन रिलीज को हम क्या कहते हैं? सोलर फ्लेयर कहते हैं। ठीक है, सो जब हाईली एनर्जाइज्ड चार्ज्ड पार्टिकल्स रिलीज होते हैं विद अ ग्रेट वेलोसिटी, देन सोलर विंड्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और जब हाईली चार्ज मैग्नेटिक एनर्जी की जब रिलीज होती है, सडन रिलीज होती है, तो उससे हमें सोलर फ्लेयर्स की फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, ये सोलर विंड्स अर्थ पे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती हैं। कैसे? जब सोलर विंड्स को हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ट्रैप कर लेती है, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के ट्रैप करने की रीजन की वजह से हमें अर्थ पर देखने को मिलती है ऑरोरा फॉर्मेशंस। ठीक है, आप इंटरनेट पर सर्च करके देखना, ऑरोरा बेहद खूबसूरत कुछ नेचुरल फिनोमेना है जो हमें
बेसिकली पोलर एरियाज में देखने को मिलता है। तो वहाँ पर जो हमारा अर्थ स्काई का कलर है वो रात के टाइम या दिन में बहुत ही कलरफुल हमें देखने को मिलता है, ग्रीन या ब्लू कलर का इस तरह से देखने को मिलता है, जिन्हें हम ऑरोरा फॉर्मेशंस कहते हैं। तो ये ऑरोरा फॉर्मेशंस इस वजह से होती है क्योंकि हमारी जो सोलर विंड्स है इनको हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ट्रैप कर लेती है और वहाँ से ऑरोरा की फॉर्मेशन होती है। तो ऑरोरा जो है ये भी ऑरोरा दो टाइप का होता है, ठीक है। वन इज ऑरोरा बोरियालिस एंड ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। ऑरोरा बोरियालिस तब होता है जब ऑरोरा की फॉर्मेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है, और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस उसको कहते हैं जब ऑरोरा की फॉर्मेशन सदर्न हेमिस्फीयर में होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सन, इट्स स्ट्रक्चर एंड उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो था। आई होप कि सन से रिलेटेड कोई भी अगर आपका डाउट होगा तो वो इस वीडियो में सॉल्व हो गया होगा। बाकी इस सीरीज़ को फॉलो करना मत भूलना, इसकी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मैं ऑलरेडी बना रहा हूँ, और ये लेक्चर 2 था, लेक्चर 3 बहुत जल्द अपलोड होगा, और इस तरह से हम लोग पूरा ज्योग्राफी का जो अपना मॉड्यूल है वो कवर करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आप अगर आपके कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट में बताना, आपका कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।